अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, मुआशी तौर पर पाकिस्तान जो है वो मैक्रो इकनॉमिकली बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बड़ी हद तक संभल चुकी थी और उसके साथ साथ जो है हम बैरूनी दुनिया से सरमायाकारी लाने में भी बहुत कामयाब हो रहे थे। इस तमाम तनाजुर के अंदर जब हम अपना इकनॉमिक ऑर्डर जो है वो दुरुस्त कर रहे थे कि एकदम एक वॉर हिस्टीरिया रीजन के अंदर फैलाया जाता है मोदी जी की जानिब से, और जिसके तमाम के तमाम सियासी बयानियाँ सिर्फ एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के ऊपर खड़ा हुआ है, तो उसने एक वाकई की बेबुनियाद तरीन इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए बगैर शवाहिद के, बगैर सबूतों के। उसके बाद तमाम की तमाम चीज़ों की डायमेंशन ही बदल गई। उसके बाद पूरी कौम एक हालत जंग में आ गई, जो अभी तक हम इस वक्त एक हालत जंग के अंदर मौजूद है। इस तनाजुर के अंदर जब भी पाकिस्तान इकनॉमिकली बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा होता है, हमारे ऊपर एक जंग इम्पोज कर दी जाती है। या तो वो दहशतगर्दी की फॉर्म में होती है, या तो वो एक कोवर्ट वॉरफेयर होती है, या वो ओवर्ट वॉरफेयर होती है। तो अब इस तमाम चीज़ का देर पास सोल्यूशन क्या है? क्या हर दफ़ा जो है इस किस्म के डॉक्ट्राइन, नापाक तरीन डॉक्ट्राइन जैसे कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन है, उनके ज़रिए से हमें इंटरनली ब्लीड किया जाएगा, या एक्सटर्नली इस तरीके से इंडिया एग्रेशन शो करेगा? क्या ये सिलसिला आगे भी चलेगा, या इस दफ़ा पाकिस्तान टिट फॉर टैट वाला रिस्पॉन्स जो है वो देगा इंडिया को, और उसके बाद डेटरेंस की नई इस वक्त जो है बुनियाद रखी जाएगी? ये तमाम सवालात रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी फेडरल मिनिस्टर फॉर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले ये जो इस वक्त वॉर हिस्टीरिया है, क्या किसी ने सोचा था कि तकरीबन 3 हफ्ते पहले हम इस वक्त हालत जंग के अंदर होंगे, जंग की बातें कर रहे होंगे, और कभी जो है अब हम प्रिपेयर्ड होंगे कि अब हमने किस तरीके से जवाब देना है? मिसाइल आ रहे होंगे, ड्रोन वॉरफेयर हो रही होगी, पाकिस्तानी मेन लैंड में आके ड्रोन गिर रहे होंगे। 3 हफ्ते पहले के किसी की इमेजिनेशन में ये बात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आप दुरुस्त कह रही हैं कि हम तो पाकिस्तान तो सोच रहा था कि किस तरह हम आगे ज़्यादा ज़्यादा डेवलपमेंट करें। हमारी ये हुकूमत जो 14 माह की हुकूमत है, इसने बड़ी कामयाब और मौसर लाया मुल्क के ज़रिए। इन्होंने पाकिस्तान की जो हमारी मईशत की या जो बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान का परसेप्शन है, उसको ही चेंज कर दिया था। अब तमाम दुनिया हमारी तरफ देख रही थी, और ये देख लीजिए कि IMF किस तरह पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, वो कैसा परफॉर्म किया है। उसके अलावा हमारे जो पॉलिसी रेट है 22% से 11% हो गया है। जो इन्वेस्टमेंट जिससे करनी होती है, लोगों को पैसा चाहिए होता है, तो 22% से तो नहीं लोग लेके पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे ना। उसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो डॉलर का रेट है, एक्सचेंज रेट, वो इतना अर्सा कभी भी स्टेबल नहीं रहा, बिल्कुल स्टेबल है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा रेट चल रहा है 11% और डॉलर का रेट होता है 3-4%। तो उसके बावजूद ये 7% के गैप के बावजूद हमारा 1.5 साल में पाकिस्तान की करेंसी और डॉलर एक जैसा रेट रहा है। यानी जो भी पाकिस्तान की करेंसी में पैसा रखेगा, उसको बैंक जो है वो 11-12% देगा, और वो 1 साल बाद भी अगर डॉलर में कन्वर्ट कर देगा तो डॉलर में उसको 11-12% ज़्यादा मिलेगा। इस मतलब अगर वो डॉलर में रखता तो उसको 3-4% से ज़्यादा बैंक का प्रॉफिट नहीं मिलता। तो वो भी यानी दुनिया के हर मुल्क के रखने के हमारा जो है ना बेहतर इन्वेस्टर को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली, ये स्टेबिलिटी की वजह से। ये बहुत अरसे बाद हुआ। फिर आप देख रही हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमारी IT की, पर्टिकुलरली IT की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और साथ रिमिटेंस बहुत ज़्यादा है। हालांकि कहा गया कई पॉलिटिशियंस हमारे मुल्क के, उन्होंने कहा कि नहीं जी, बैरूनी मुल्क में पाकिस्तानी अपने मुल्क में भेजे नहीं रेमिटेंस, लेकिन किसी की कोई बात किसी ने को अपने घर पे उन्होंने भेजने, अपनी फैमिली, उनकी अर्निंग बढ़ रही है, वहाँ पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड हमारे यहाँ रेमिटेंस आई है। तो और कैसर साहब, सवाल मेरा यहाँ पर ये है, पाकिस्तान की मुआशी इस्तेकाम से डर कौन गया फिर? देखिए, हमेशा इंडिया जो है ना, यानी हमारे खत्े में, वो कभी भी पाकिस्तान, वो हमेशा उसकी ख्वाहिश रही है कि वो पाकिस्तान तरक्की ना करे। हालांकि ये मोदी सरकार को अंदाज़ा नहीं हो रहा, क्योंकि ये उनकी अपनी नेगेटिव सूरत हाल है। अगर रीजन तरक्की करते हैं तो सब तरक्की करते। वो अपना हट के वो चाह रहे थे सिर्फ इंडिया तरक्की करे, और इर्द गिर्द के ममालिक, आपने देखा कि बांग्लादेश में भी उनको पसंद नहीं आया बांग्लादेश का आगे बढ़ना, और पाकिस्तान का भी उनको अच्छा नहीं लगा, हमारे ख़िलाफ़ नेगेटिव बातें करते रहे थ्रू आउट। हम उनका जितने इलेक्शन होते हैं ना, वो पाकिस्तान की मुखालफत या पाकिस्तान बैशिंग पे होते हैं।
हालांकि वो बड़ा मुल्क है। हमारे किसी इलेक्शन में किसी पॉलिटिशियन ने इंडिया की मुखालफत में नहीं की। अब वहाँ फिर उनका इलेक्शन होने वाला है, तो वो अपने इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ना, कोई जिस सूबे में या जिस स्टेट में भी उनका इलेक्शन होता है, अभी बिहार में उनका इलेक्शन होने वाला है, तो वो उससे पहले ये शुरू करते हैं ताकि उनको इलेक्शन में कामयाबी हो। और वो समझ नहीं रहे कि इस बाहर ऑस्ट्रेलिया से हालांकि हुआ क्या है कि उनके अपने यहाँ जो गेम्स हो रही थी सारी, वो भी मुलतवी हो गई ना। तो नुकसान तो इस झगड़े से या जंग से तो हर एक को होता है जहाँ पे टसल होती है। तो लेकिन इससे ये फ़ायदा तो उनको नहीं मिलने वाला कतई तौर पर। कैसर साहब, एक और चीज़ भी एक्सप्लेन कीजिए कि हालत जंग के ना जब अक़वाम बिल्कुल मुत्तहिद हो जाती हैं, वो जो कौमी यकजहती वाला जज्बा है, वो आपको इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहा है? क्या आपको लगता है कि तमाम सियासी और गैर सियासी क़ुव्वतें इस वक्त अफ़वाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई हैं, या अभी भी आपको लगता है कि ये एक वीक अलायंस है, अभी भी हमें मज़ीद मुत्तहिद होने की ज़रूरत है? देखिए, मज़ीद मुतहद होने की तो हर वक्त ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि मैं बड़े अरसे से पॉलिटिशियन हूँ कि अवाम जो है ना वो तो मुतफ़िक हो गई। अब अगर कोई सियासी जमात कह भी रही है ना, तो उसकी फॉलोइंग उस हिसाब इस काम पे नहीं रही। मैं अभी मंडे को हमने चंजोट में एक बहुत बड़ी रैली निकाली। पहला मैंने था जिसने किसी भी इलाके में मैंने फ़ौज के हौसला अफजाई के लिए या उनको अपना तावन देने के लिए कि अवाम, मैंने कहा पता करते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो हर किस्म के लोग भरपूर हमने रैली निकाली और हर तबका ख्याल के लोग हमारे साथ थे। तो अवाम जो है ना वो तो बड़ी ज़्यादातर परसेंटेज में फ़ौज के और पाकिस्तान के इस अज़म के कि हम अपना दफा करेंगे और हमारा कोई हमारा उनके पास एक्सक्यूज़ नहीं है, बग़ैर किसी जवाब के इंडिया हम पे हमला कर रहा है। तो इस पर कौन तो इत्तेहाद हुआ है। कुछ परसेंटेज तो हमेशा होती है। मैंने आज भी असम्बली में देखा जो अपोजिशन के कुछ मेंबरों ने वो ये मुखालफत की बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए ना, इसमें तो ये मुल्क का सवाल है, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। तो काफ़ी हद तक आवाम को, लोगों को इस बात का यकीन हुआ है कि ये हमारी अपनी खुद मुख्तारी का सवाल है और पाकिस्तान की अफवाज को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, कैसर साहब, एक और सवाल भी यहाँ पर इस वक्त उभर रहा है कि यही जो इस वक्त मुखालिफ आवाज़ें जो आ रही हैं, ये एक और मुतालबा कर रही हैं कि जी इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को एक मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है, और वो लीडरशिप जो है इस वक्त अडयाला जेल के अंदर कैद है। और अगर जो है वो बानी PTI को निकाल दिया जाता है जेल से, तो इस वक्त जो वॉर टाइम यूनिटी इस कौम को चाहिए वो इस वक्त अचीव की जा सकती है। क्या ऐसा हो जाएगा? देखिए, ये तो एक मफरूज़े की बातें हैं। देखिए, ये ख़ुद 2019 में एनेक्स किया पूरा कश्मीर को, तो उस वक्त तो वही लीडर बरसर इक़्तिदार था ना, उसके होते हुए पूरा कश्मीर पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो ये तो देखिए ना, मैं इस बात के फेवर में हूँ कि आपस में हमें जो सियासी गुफ्तगू है वो करते रहना चाहिए पार्टियों के अंदर। लेकिन उसका तल्लक इस्टेब्लिश, वो कहते हैं कि हम बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, उसका कोई तल्लक नहीं। मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि सियासी पार्टियों में बिल्कुल गुफ्तगू होनी चाहिए, डायलाग होना चाहिए। वो असम्बली के अंदर भी हो, असम्बली के बाहर भी हो, और उनके काफ़ी लोग हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। अब बाकी तो अदालतों के ऊपर होता है ना, हर मुल्क की अदालतों के ऊपर होता है। जो केसेस चल रहे हैं, केसेस का फ़ैसला करना तो अदालतों के पास है। हमने तो उनको अपनी तरफ से PTI की बात कर रहा हूँ, कई बार ऑफ़र की है कि आइए बैठिए हमसे, कोई भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हमसे, और आज से नहीं कह रहे। मैं जब वो बरसर इक़्तिदार थे तब भी हम यही कहते रहे कि आइए चार्टर ऑफ इकानमी करें। उनके बाद भी जब हमारी हुकूमत आई तब भी ये कहते, लेकिन 2014 से ही कभी पिछले इतने अरसे में वो जो है ना 11 साल हो गए, कभी वो किसी भी जगह बातचीत पे आए नहीं। जब सदर शी ने आना था तो तब देखिए ना, जब भी पाकिस्तान के कोई बेहतर लीडर आता है या हमारी इकानमी की कोई क्वेश्चन होता है, आपस में डिस्कशन होती है, तो उसके लिए इनकी तो मुखालफत रही है। अब उनको समझ आ जानी चाहिए इससे क्या हो रहा है कि उन्होंने अपनी जो मैंडेट है ना उसमें ही नुकसान कर रहे हैं, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी में। क्योंकि मैंने एज अ बिजनेसमैन और एज अ पॉलिटिशियन महसूस किया कि जब आप टेबल पे आते हैं ना तो हमेशा कुछ ले के उठते हैं। अगर वो, मैं उनसे भी कई बार उनके लीडरों से थ्रू मुख्तलिफ टॉक शोज़ और वैसे असम्बली में भी कहता रहा हूँ कि आप आइए बैठिए, कोई पॉइंट है तो हम डिस्कस करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब उनको खुद आवाम उनसे निकल रही है, वो बात वो नहीं है जो उस वक़्त इलेक्शंस में वाकई उन्होंने काफ़ी वोट लिए, इसमें कोई शक नहीं है।
हम अपने अपने इलाकों में इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन जो उन्होंने इसके बाद दीगरे मुल्क के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ की अपनी, और जो पाकिस्तानी फ़ौज को उनके सोशल मीडिया ने जिस तरह उनको मुखालफत वाली बातें की, तो इससे उनकी अपनी पॉपुलैरिटी में उनको नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना, अफवाज के हवाले से एक खास नैरेटिव, खास तौर पर ये इस वक्त हमारा पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ चल रहा है। इस तनाजुर में अस्करी महाज के ऊपर जैसे ही हमारी कोई कामयाबी की खबर आती है, हमारी अफवाज जिस तरीके से डेटरेंस का मुजाहरा कर रही हैं, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही हैं, इंडिया के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हुई हैं, तो इस हवाले से जब भी हमारी अफवाज कुछ भी रिपोर्ट करती हैं तो कुछ एक ख़ास सियासी जमात, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से वाबस्ता अफराद, शख्सियात, सियासतदान, उनके सपोर्टर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनकी जानिब से फटाफट डिनायल आ जाता है और उस वक्त इंडियन मीडिया इन लोगों को फिर कोट करता है, बल्कि इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ कर भी ये इसी किस्म का बयानिया उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस सूरत-ए-हाल के अंदर इनकी किसी के साथ भी सुलह होना या डायलॉग होना पॉसिबिलिटी नज़र आती है आपको? देखिए, वो वही कर रहे हैं, लेकिन वो जो करते हैं ना, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसका फीडबैक उनको नुकसान हो रहा है। और ये वो भी सियासतदान है ना, वो समझ रहे हैं। अवाम ने ही उनको मजबूर कर दिया है कि वो अपने इस मामले से, ये जो फ़ौज की मुखालफत में बात कर रहे हैं, उससे हट जाए। वो हटना पड़ेगा। ये फोर्स पॉलिटिशियन को लोगों का समझना पड़ता है कि लोग क्या चाह रहे हैं। इस वक्त भरपूर तौर पर कौम जो है वो फ़ौज के साथ खड़ी है, क्योंकि हमें ज़रूरत है। हमें सबको मिल के, इंडिया ने तो हमारे खुद मुख्तारी पे ही हमला कर दिए बग़ैर किसी जवाब के, वो डटा हुआ है। मोदी जो है वो अपने अज़ाइम में, क्योंकि मैंने कहा ना, को कब भी कोई इलेक्शन होता है, कब भी वो जो पाकिस्तान की बैशिंग शुरू कर देते हैं, वो उसका पुराना तरीका है। और वो अभी भी जानबूझ के, ये उसका ख्याल था कि इनका अपना इख्तलाफ है इनमें और शायद लोग हमारी कोई फेवर करेंगे, या तो ये उसको तो उसकी गलतफहमी थी ना। कैसे साहब, एक और भी गलतफहमी कुछ यहाँ पर अफराद को थी कि वो हमेशा बात करते थे कि जब भी हम एक सिक्योरिटी स्टेट वाला नैरेटिव देते थे या इंडिया सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनाते थे कि इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है जिसने अभी तक हमें एक्सेप्ट, हमारे एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता है, तो उस वक्त उनका आर्गूमेंट होता था कि नहीं जी, इंडिया के साथ तो हमें ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने हैं, तिजारत करनी है, कल्चर एक्सचेंज करना है हमें इंडिया के साथ। लेकिन अब आप देखते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की चाहने से तो नहीं ना हो सकता। दूसरी साइड पर अगर मोदी रिजीम जैसी हुकूमत बैठी हुई है जो उनका सारा बयानिया एंटी पाकिस्तान है, इस तनाजुर में आपको पाकिस्तान की जो इंडिया पॉलिसी है वो क्या है, उसमें एक तसलसल, वो इसकी एवोल्यूशन आपको नज़र आ रही है? देखिए, जहाँ तक खित्ते का तल्लक है ना, मैं ख़ुद इस बात का बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, क्योंकि हर जो ट्रेड होती है ना, ये जो मईशत डेवलप करती है, वो रीजनल ट्रेड से करती है। रीजन में आपने देखा होगा कि साउथ ईस्ट एशिया में उनकी आपस की ट्रेड 60-70% है। हमारी बदकिस्मती है, हम तो चाहते थे कि इंडिया से पाकिस्तान की ट्रेड, बाकी तो देखिए ना, जो कश्मीर है उस पर तो हर सूरत में हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है, उसमें तो हम अपनी जगह पे डटे हुए हैं और हर सूरत में हमने उसको, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन हम चाहते थे कि लोगों का मेयार ज़िंदगी बढ़ाने में इस खित्ते के लिए कि ट्रेड आपस में बढ़े, और कम से कम ये जो है, ये तो क्योंकि B2B है ना, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है, वो कम से कम हो। लेकिन इंडिया की हरदर्मी ने और उनके मुसलसल जो पाकिस्तान बैशिंग है, उसमें हम सबको भी मजबूर कर दिया कि वो तो कोई चाहते ही नहीं है हर जगह पे। और कश्मीर पे भी देखिए ना, उन्होंने जो एनेक्स किया है वो भी बिल्कुल वन साइडेड, और उस पर बात करने कोई नहीं। पानी को हथियार बना रहे हैं वो क्या, उनका मीडिया क्या कह रहा है, 25 करोड़ को बूंद बूंद के लिए तरसाओ। वो देखिए ना, ये वो, और उनको समझ नहीं आ रही कि ये तो सारे लोगों का के मामलात है, उनकी मेयारी ज़िंदगी को कम करने की बात है, उनका अपना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा। उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनका जो लीडरशिप है ना, वो बेंट पोन है, ये इस चीज़ के टसल करनी है, इससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान तो इंडिया पॉलिसी अब हमारी जो है वो भी अब शेपअप होगी इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद। जी बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये देखिए ना, ये हम कश्मीर का जहाँ तक मामला है या जो बलूचिस्तान में वो मुदाखलत कर रहे हैं, वो तो हमारी लाइफ लाइन है ना, या पानी का जो आपने कहा है। अब इसमें तो किसी जगह पे कोई कंप्रोमाइज़ का कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है ना, कोई हम सोच भी नहीं सकते इन मामलात पे। ना हम कश्मीर को अपना जो उसकी जो उनकी UN की रेजोल्यूशन है उनसे हट सकते हैं या हटेंगे कभी, ना ही बलूचिस्तान के जो हमारी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है या सॉवरेनिटी है, इन प्रिंसिपल पोजीशन से हम नहीं हट सकते, नहीं हो सकता। लेकिन तो ये इनको, इंडिया को भी महसूस होना पड़ेगा ना, ये जो कितना अर्सा ये टसल रहेगी अपनी कौमों में,
देखिए इवेंचुअली तो हमें जो प्रिंसिपल मामलात हैं उन पे इंडिया को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारी रेजोल्यूशंस हैं, यूएन की रेजोल्यूशंस हैं, और उनके हालात तो अब देखिए ना, ये सारे बांग्लादेश के साथ जो कुछ हुआ, जो श्रीलंका के साथ उनका हो रहा है, नेपाल के साथ वो उन्होंने जो किया है, खित्ते के तमाम ममालिक से उनकी इस वक्त नहीं बन रही ना, तो उनको क्योंकि वो तसल्लुत जमाना चाहता है, अपना इस इलाके में तसल्लुत जमाना चाहता है। इंडिया इज अ बुली स्टेट बेसिकली, Of तो course. इसको डील हमें उसी तरीके से करना होगा, लेकिन साथ साथ डिप्लोमेसी भी बड़ी शानदार हो रही है। और हम ये भी देखते हैं कि बल्कि साक डार साहब भी कल बताए थे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का दोनों साइडों पर रब्ता हुआ है, राब्ते मेंटेन होने चाहिए। ईरानियन वज़ीर ख़ारजा जो है उनका भी बड़ा इसमें किरदार नज़र आ रहा है, सऊदी अरब का किरदार नज़र आ रहा है, यूएस की मेडिशन भी बीच में नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या ऐसी ख़ास बात है कि पाकिस्तान का बयानिया इस वक्त दुनिया के अंदर जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है बजाय इसके कि इंडिया के? देखो ना, हमने रिस्ट्रेन किया है, हमने कोई उनकी प्रोवोकेशन जो है उस पर नहीं आए। हमने बार बार, इससे ऊपर और क्या हो सकता है कि हमने कहा है कि जो चाहो कर लो ना तहकीकात, आप कोई इंडिपेंडेंट करवा लो, आप हम पे इल्ज़ाम लगा, हर बार वो यही करते थे कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के फिर चढ़ दौड़ते थे। अब तो कोई बात ही उनके पास जवाब ही नहीं रहा ना, किसी मुल्क को वो नहीं समझा सके। हमने तो कहा कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं है, आपका अपने मामलात हैं वहाँ के, वो उसको संभालो, और कोई किसी किस्म की कोई सबूत है तो पेश कर दो। और आपने बड़ा दुरुस्त कहा, ईरान के एम्बेसडर ख़ास तौर पे मेरे पास तशरीफ़ लाए 3 दिन पहले, मैं फेडरल मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की भी बातें की और हमसे बड़ी अपनी यकजहती और हमदर्दी की बातें की। पाकिस्तान के साथ इस वक्त हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं। चाइना ने देखिए किस तरह खुल के हमारी हिमायत का ऐलान, और इंडिया को तो देखिए उनके उस मौक़े पे तो कोई सपोर्ट कर ही नहीं सकता था ना, उनका लॉजिकल ही नहीं है उनकी कोई बात, कि कोई सबूत तो उनके पास है नहीं। और हर बार पाकिस्तान के ऊपर दहशत, हालांकि हम तो खुद दहशत गर्दी का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, जितनी ज़्यादा हमने कुर्बानियाँ दी हैं दहशत गर्दी के तहत, वो तो किसी मुल्क ने नहीं दी। कैसर साहब जी बिल्कुल जी, एक और आप इसके लॉजिकल कंक्लूजन की जानिब आते हैं। इस वक्त जब मोदी इस कदर चीज़ों को जो है वो एम्प अप कर चुका है, वॉर हिस्टीरिया उसे इस हद तक फैला दिया हुआ है, और वो जंग को भी इस दाने पे ले आया कि पाकिस्तान के अंदर आके उसने जो मिसाइल स्ट्राइक भी कर दी। इस तनाजुर के अंदर आपको क्या लगता है कि इसका लॉजिकल कंक्लूजन इस तमाम एपिसोड का क्या निकलेगा? किस तरीके से पाकिस्तान को, इंडिया को, इन दोनों को फेस सेविंग भी मिल जाएगी, और उसके साथ साथ ये मामला जो है आपको क्या आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, या ये इसकी रेजोल्यूशन आपको नज़र आ रही है? देखिए, जंग से किसी को कोई फ़ायदा नहीं, हमेशा टेबल पे बैठ के डायलॉग से, मुज़ाकरात से, लेकिन जिस तरह इंडिया बेंट अपॉन है, उनको समझ आ गई, उन्होंने हमारी शहरियों पे हमला किया, तो उनका जो गरूर था और नाज था अपने तैयारों पर, वो भी सारा राफेल जैसा तैयारी नीचे आ गए ना, गिर गए, और उनकी दुनिया में उनकी साख में भी फ़र्क पड़ गया। और हमारी टेक्नोलॉजी, हम चाइना ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके टेक्नोलॉजी दी हुई है, और हमारे जो दिलेर एयरफोर्स के हमारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पहले भी करके दिखाया था, और अभी अभी उनकी हमारी इतनी धाक है, वो उनका हिम्मत नहीं है कि अपने जेट हमारे पास भेजें। अब उनको समझ आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम जंग नहीं करना चाहते, हम तो अमन वाली कौम हैं और हम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई कमज़ोर हैं। हम इंशाल्लाह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लॉजिकल मुझे ये समझ आ रही है कि ये भी वक्त है, अभी भी रिस्ट्रेन करनी चाहिए। कोई देखिए, उनको समझ आ जानी चाहिए कि इसमें उनको कुछ मिलना नहीं है। हम तो देखिए दफ़ा में अपना काम कर रहे हैं, हमने तो अभी तक कोई अटैक किया नहीं है, और ना अटैक करने का इस तरह कोई हमारा इरादा था। तो ये तो सारा स्टार्ट एस्केलेशन वहाँ से इंडिया ने शुरू की है, उनको खातर खा जवाब मिल भी गया है और मिलता भी रहेगा। इसी नोट के ऊपर आज की नशिस्त कंक्लूड करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बल्कि हमारी ऑडियंस को एक उम्मीद देना के भी बहुत शुक्रिया, चूँकि जैसे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने भी बड़ा खूबसूरती से इलैबोरेट किया कि अगर जो है पाकिस्तान रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, ज़ब्त का मुजाहरा कर रहा है, चूँकि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल रीजनल एक्टर है, तो इस तनाजुर को इंडिया को पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि फ़ायदा उठाना चाहिए कि टेबल पर बैठ कर एक देर पास सोल्यूशन निकले। मगर इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे इंडिया जो है इसको मजीद एस्केलेट कर रहा है, वैसे वैसे उसकी डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल स्टैंडिंग पूरी दुनिया के अंदर गिर रही है, और ये सिलसिला आगे भी इसी तरीके से आपको चलता नजर आ रहा है। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।